बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर से रिलेटेड, और ये मेरे पास बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोग काई स्क्वायर की एक एग्जांपल हल करेंगे, और जो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने उस लिहाज से उस तरीके के साथ इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको हल करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जी 17.17। 492 कैंडिडेट्स फॉर साइंटिफिक पोस्ट gave particulars of their university degrees and their hobbies. The degrees were in either maths, chemistry or physics, and the hobbies could be classified roughly as music, craft works, reading or drama. The data are presented concisely in the following contingency table. और यहाँ पर जो टेबल है वो पहले आपको मैं ड्रा करके बता दूँ कि टेबल क्या दिया हुआ है उन्होंने। कॉन्टीजेंसी टेबल है जी, एक तरफ लिखी हुई है जी कैटेगरीज, ठीक है, और कैटेगरीज में जो है वो है म्यूज़िक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग और ड्रामा। ठीक है, और इसके नीचे फिर है टोटल। ऐसे ही सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं मैथ, उसके बाद है केमिस्ट्री, और है फिज़िक्स। फिज़िक्स और उसके बाद यहाँ पर भी है टोटल। ठीक है, और इनके जो है हम खाने बना लेते हैं। ये है जी कॉन्टीजेंसी टेबल। म्यूज़िक में जी मैथ्स के जो है 24 कैंडिडेट्स हैं, केमिस्ट्री के 83, 17 फिज़िक्स और टोटल जो है वो 124। ऐसे ही क्राफ्ट वर्क का है 11 मैथ्स के, 62 जो है केमिस्ट्री के और 28 जो है वो फिज़िक्स के हैं। इसका टोटल है 101। ये रो टोटल है, और लास्ट पे जो है हम कॉलम टोटल भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी मैथ्स के 32, इसके हैं 121 केमिस्ट्री के और 34 जो है वो फिज़िक्स के हैं, और इसका टोटल जो है 187। ऐसे ही अगर हम बात करें ड्रामा में जो हैं 10 कैंडिडेट्स मैथ्स के, 26 जो हैं वो केमिस्ट्री के और 44 जो हैं फिज़िक्स के, और टोटल है इसका 80। ये था रो टोटल। अब हम नीचे लिखेंगे कॉलम टोटल। ये पहला है जी 77, दूसरा है 292 और तीसरा है जी 123। अब इसका कॉलम टोटल भी कर लें, रो टोटल भी कर लें। सबको अगर ऐड करेंगे तो जो ग्रैंड टोटल आएगा वो आएगा 492। ठीक है, उसने सवाल में भी कहा है कि 492 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उनकी कैटेगरीज बताई हैं, उनकी हॉबीज़। अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आपको बताएंगे उसने क्या पूछा है जी। डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन द डिग्री एंड हॉबीज़। हॉबीज़ और डिग्री में एसोसिएशन बतानी है हमने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही जैसे कि हम लोग करते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे इसका। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने कैसे बनाने हैं। एच नॉट जो है वो नल हाइपोथेसिस है, और इसके अंदर क्या होगा कि ऑल एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ऑल
एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसका हम लोग अल्टरनेटिव बनाएंगे तो वो क्या होगा, H1, और H1 में क्या होगा, एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट। मतलब ये कि डिपेंडेंट है, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन है। एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, देयर इज एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेटा को चेक करते हैं, कैटेगरीज को, कि उनकी एसोसिएशन है या वो एसोसिएट नहीं है एक दूसरे से। तो दूसरा जो है यहाँ पर, जैसे जनरली अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया हो तो हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, ये आपको पहले भी पता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं 5%, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट अल्फा इज इक्वल टू 5%, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब हमने जो है फार्मूला लिखना है जिसकी मदद से हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे एसोसिएशन की। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला भी लिखते हैं। क्या है ये, आपने जो है पहले लगानी है ऐसे टेढ़ी लाइन, फिर ऐसे यूं करके। तो ये है जी काई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ F0 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इसका होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, F0 क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और FE क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फार्मूला है वो इधर लिखते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। सवाल में ग्रैंड टोटल क्या था हमारा, 496। उसके बाद जी नेक्स्ट है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या तरीका है, वो भी हम लिख लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में तमाम फार्मूलाज वगैरह लिखने होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम D.F नंबर ऑफ रोज -1 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है 4 वाला, वो हम निकालेंगे क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए पहले तो हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू और उसके लिहाज से टेबल वैल्यू देखेंगे इसकी काई स्क्वायर की, और फिर कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर की वैल्यू, और फिर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि यहाँ पर एसोसिएशन है कि नहीं है। तो क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए पहले तो हम देखेंगे अल्फ़ा हमें दिया गया है 0.05, और यहाँ पर अगर हाँ आपको बताता चलूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो नंबर ऑफ रोज जो हमारी टेबल के मुताबिक थी वो आप दोबारा देख लीजिएगा। ये जो टेबल हमने बनाया था कॉन्टीजेंसी टेबल, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास क्या है 4, D.F इज इक्वल टू 4 - 1 इंटू कॉलम कितने थे 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा
3 × 2 = 6। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 है। इसका मतलब है काई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैसे देखनी है, काई स्क्वायर अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम = काई स्क्वायर अल्फा कितना है 0.05 और किसके अंदर देखनी है 6 के अंदर। तो ये वैल्यू हम लोग देखते हैं काई स्क्वायर वाले टेबल से। ये आपको मिल जाएगा तो ये जी ये जो टेबल है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 176 में। यहाँ पर आप देखें 0.5 के अंदर 6 को देखना है आपने। 0.5 पे अगर 6 को देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12.59। इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 12.59। ठीक है, ये आ गई हमारे पास टेबल वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू इससे बड़ी हुई टेबल वैल्यू से तो फिर वो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इससे छोटी हुई तो फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल रीजन बना देते हैं। अब ये है जी स्टेप 4। क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो है x या काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल देन काई स्क्वायर अल्फा d.f या काई स्क्वायर 0.05 × 6। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है 12.59। और कैलकुलेट करने के बाद अगर इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वो रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा, मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है स्टेप 5 कैलकुलेशन। टेबल जो है वो सब लोगों ने दोबारा बना लेना है। ठीक है, और कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कॉलम बनाना है F0 का। F0 क्या था, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर जो है सारे कॉलम्स की वैल्यू लिखना शुरू कर देनी है। जैसे कि मैथ्स में थी 24, फिर 11, फिर 32, फिर 10। उसके बाद फिर आपने लिखनी है 83, 62, 121 और 26। तीसरे कॉलम की 17, 28 और उसके बाद है 34 और 44। ठीक है, ये आगे जी आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपने एक कॉलम में लिख लिया। अब आपने निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला था, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस लिहाज से, इस फार्मूले के लिहाज से हम लोग जो है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली जो हमारा कॉलम टोटल है वो 77 है और पहली रो जो टोटल है वो 124 है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो पहले आ गया जी, पहली रो टोटल 124 मल्टीप्लाई 77 कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल कितना था 492। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 19.4। ठीक है, ऐसे ही आपने करते जाना है। ये 11 का जो है रो टोटल है 101, कॉलम टोटल 77 और 492, तो इसकी वैल्यू आती है 15.8। नेक्स्ट की करेंगे 32 वाले के सामने से, तो इसका आएगा 187 मल्टीप्लाई 77 ओवर 492, तो इसकी वैल्यू आती है 29.2।
इस तरह ही तमाम वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने ये जो है कैलकुलेट करके लिख लेनी है। 10 के सामने वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.5। उसके बाद 83 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 73.59। उसके बाद 62 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59.94। उसके बाद 121 के सामने आएगी 110.98। 26 के सामने आएगी 47.4। 17 के सामने आएगी जी 31। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है। 28 के सामने आएगी जी 25.25 और 34 के सामने आएगी 46.25 और 44 के सामने आएगी जी 20। तो ये आ गई हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब हमारे पास जो हमारा फार्मूला था, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने लिखा था, उसकी वैल्यूज़ निकालनी है अब हमने। वो क्या था? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पहली है 24 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 19.4। इसको माइनस करके इसका स्क्वायर ले लेना है और 19.4 से ही इसे डिवाइड कर लेना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.09। ठीक है, ऐसे ही ये 11 के सामने वाली, इसका जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे। इसकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो 11 है माइनस 15.8। अब यहाँ पर जो है ये देखिए 11 छोटा है, 15 बड़ा है, ये माइनस में आंसर आ सकता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1.458। ऐसे ही ये 32 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.268। उसके बाद 10 की जो वैल्यू आएगी 0.5। 83 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.20। 62 के सामने जो वैल्यू आएगी, ये सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 0.070। सब लोगों को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, बस उस तरीके से आपने ये वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेनी है। वैल्यूज़ जो मैं लिख के बताई जाता हूँ ताकि आपको जो है वो गलती ना लगे। 121 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.90। ऐसे ही 26 के सामने जो वैल्यू आएगी 9.661 और 17 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.31। 28 के सामने आएगी वैल्यू 0.29 और उसके बाद 34 के सामने आएगी जी 3.47 और 44 के सामने आएगी 28.8। ये वैल्यूज़ है। अब हमारा जो फार्मूला था वो क्या था? काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ नॉट माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस फार्मूले के लिहाज से जब हम लोग ये जो वैल्यूज़ है निकाल लेते हैं, इसको अब हम जमा कर लेंगे क्योंकि समेशन है उस फार्मूले के अंदर। तो समेशन करके इसका जो टोटल आंसर आता है वो आता है 54.027। अब 54.027 ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये उस क्रिटिकल रीजन में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चेक करना है हमने। तो क्रिटिकल रीजन की जो वैल्यू थी वो क्या थी? हमने जो क्रिटिकल रीजन निकाला था वो थी जी जो x या काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन आर इक्वल है 12.59 के। जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो क्या आई है? 54.027।
027। तो ये इससे बड़ी है 12.59 से। इसका मतलब है कि ये रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी। रिजेक्शन रीजन में अगर ये आ गई तो हमारा जो हाइपोथेसिस था H0 जिसमें ऑल एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि सारे जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब दूसरा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो फिर सही है। उसके अंदर लिखा हुआ था एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, मतलब देयर इज एसोसिएशन। तो इतनी बड़ी वैल्यू आई है, इसका मतलब है देयर इज़ अ ग्रेट एसोसिएशन बिटवीन डिग्रीज एंड हॉबीज़। तो इसका जो है अब लास्ट जो स्टेप होता है 6 वाला वो होता है जी कंक्लूजन या डिसीजन। तो कंक्लूजन या डिसीजन लिखते हैं हम लोग। कंक्लूजन है सिंस काई स्केयर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है काई स्केयर टेबल वैल्यू से, सो इट विल फॉल इन द रिजेक्शन रीजन। जब ये रिजेक्शन रीजन में फॉल है, हेंस वी रिजेक्ट H0 एंड वी कंक्लूड डैट। और क्या नतीजा निकाला हमने? H0 में क्या बताया गया था? H0 में बताया गया था कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन अब वो रिजेक्ट हो गया, मतलब वो बात रिजेक्ट हो गई है, तो उसकी अल्टरनेटिव जो बात होगी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। तो इसको रिजेक्ट किया, इसका मतलब क्या है? Hence we reject H0 and we conclude that there is association between attributes। ठीक है, इनको हम डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इनको हम एसोसिएटेड भी कह सकते हैं। तो ये था जी हमारा काई स्केयर के लिहाज से जो एग्जांपल थी 17.17। और अगर तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो है वक्तन फ़वक्तन गाइड करता रहूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।